चलिए, तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम लोग देख रहे थे राज्यसभा के। तो इसमें क्या देखा था हम लोगों ने? केवल आर्टिकल में बात किए थे, कुछ लिखा नहीं है क्या? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। चलिए, तो सभापति और उपसभापति के बारे में हम लोगों को देखना है। तो ये लिख चुके हैं कि ये क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी होते हैं, है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो लिखेंगे आगे थोड़ा, लेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन is the supreme officer in राज्यसभा हाउस। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति राज्यसभा में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको कि इनके मर्जी के बिना वहां पर कुछ नहीं हो सकता है ना। और बेसिकली जो आदमी बैठा रहता है किस पर, जो व्यक्ति बैठा रहता है पीठासीन अधिकारी के चेयर पर, उसी के पास पावर होता है ना। अगर कोई भी आदमी किसी भी दिन प्रिजाइडिंग के चेयर पर बैठ गया तो उस दिन वो उसका पूरा का पूरा पावर एंजॉय करेगा। मतलब उस दिन उसको ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आप उपराष्ट्रपति नहीं हैं या आप ये नहीं हैं तो आप ये पावर एंजॉय नहीं कर सकते। महत्व उस पद का है, महत्व उस चेयर का है कि चेयर पर अगर कोई चला गया, चेयर पे अगर कोई बैठ गया तो समझिए कि उसको पूरा पावर मिलेगा और वो अपना पूरा पावर एंजॉय करेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस किसका है? चेयर का है। ऐसा तो फिक्स है कि उपराष्ट्रपति ही बैठेंगे, लेकिन आप राज्यसभा की कार्यवाही या लोकसभा की कार्यवाही को देखिएगा तो बहुत बार आपको लोकसभा में ओम बिरला नहीं दिखेंगे, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। बहुत बार आपको ये हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं ना, ये आपको नहीं दिखेंगे, जगदीप धनखड़ साहब। दूसरा कोई दिख जाता है, डिप्टी चेयरमैन के अलावे भी, डिप्टी स्पीकर के अलावे भी। तो जो आदमी भी उस चेयर पर बैठ गया, उस आदमी की जो गरिमा है, उस आदमी की जो प्रतिष्ठा है, वो उसके चेयर के वजह से बढ़ जाती है ना। तो लड़ाई हम सब आदमी किस चीज की लड़ रहे हैं जी? हम सबको कुर्सी चाहिए, है कि नहीं? किसी को आईएएस का चाहिए, किसी को आईपीएस का चाहिए, किसी को एसडीएम का चाहिए, किसी को डीएसपी का चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री बनना है ना, किसी को उप मुख्यमंत्री बनना है, किसी को विधायक बनना है। लड़ाई किस चीज की है? कुर्सी की, पावर की, कि भाई अपने को पावर चाहिए, है ना। अगर इन सभी पदों को पावरलेस कर दिया जाए, कॉमन मैन, कोई पावर नहीं, सब बराबर, कितना आदमी है जो बनना चाहेगा? बिल्कुल कोई बनेगा ही नहीं। ये अलग बात है, हम सोशल सर्विस के लिए कर रहे हैं, ये सब इंटरव्यूअर को जवाब देने का एक बस नकली आंसर है। समाज सेवा करना है, वो भी समझता है कि ये पहले अपना सेवा करने वाला है।
है ना। लेकिन उसको लगता है कि चलो इतना मेहनत करके आया है, पीटी पास किया, मेंस पास किया, तो भाई चलो, है ना, मौका देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह चेयर का लड़ाई है, एवरीवेयर, है ना, कि भाई हमको पावर चाहिए। तो पावर व्यक्ति में नहीं, पद में होता है, ये समझना है। पावरफुल व्यक्ति नहीं है। अगर आज कोई सर्विस से टर्मिनेट हो जाए, आज अगर कोई चुनाव हार जाए और खत्म, तो पावर पद में है, ना कि व्यक्ति में। इसलिए व्यक्ति हमेशा पद को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि हमें अच्छा से अच्छा पद मिल जाए, क्योंकि जब पद मिल जाएगा तो पावर स्वतः अपने आप चला आएगा। आप जिम करके बॉडी बना के रोड पे घूमते रहिए, खूब मसल्स बनाए हुए हैं, एकदम 6 फीट का बढ़िया से बॉडी है। अब बगल से एक दुबला पतला सा लड़का डबल स्टार और शोक स्तंभ के साथ आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, भागना पड़ेगा तुरंत। दुबला पतला सा आदमी देखने से लगेगा कि यार बॉडी तो कुछ है ही नहीं इसके पास, लेकिन कंधे पे वो डबल स्टार और शोक स्तंभ लगा होगा, मतलब पावरफुल आदमी है, आईपीएस आदमी है। तो एक्चुअल पावर बॉडी में नहीं है, वैसा बॉडी गार्ड बन जाता है सब। आजकल देखते हैं, आजकल आजकल एक फैशन और क्रिएट हो गया है, लोग बाउंसर रखते हैं। तो बाउंसर कौन बनता है? हाँ, तो बाउंसर कौन बनता है? खा पी करके देह बनाया, जिम जा करके अपना पूरा पसीना बहाया, बॉडी बनाया, और अब जाके बन गया बाउंसर। अब बाउंसर किसका बन गया? तो बीच में जिसको ढक के चल रहा है वो एकदम लिकलिक पतला आदमी है ना, लेकिन वो उसको बाउंसर रखे हुए है। मतलब समझ रहे ना इसका क्या है, कि पावर व्यक्ति में तो है ही नहीं। आपका अंदर वो आप बॉडी स्टडी बना करके जो है ना, वो गांव के आदमी को, दोस्त को दिखाने के लिए अच्छा है, किसी को इंप्रेस करने के लिए अच्छा है, मेरे को देखो यार, है ना। लेकिन सामने वाला अगर बुद्धिमान होगा तो समझेगा कि पगला है। एक्चुअल पावर इसमें है ही नहीं। एक्चुअल पावर वाला कहाँ बैठा हुआ है? या तो अपने घर में टेबल चेयर पे बैठा हुआ है जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, या फिर एक्चुअल पावर वाला विधानसभा में बैठा हुआ है जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सरकार बनाने की शिद्दत कर रहा है, और कोई अपने टेबल चेयर पे बैठ करके पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिम में पसीना बहाने वाले पावरफुल नहीं है, क्योंकि वहां से पावर नहीं आता है। पावर आता है कलम से, या पावर आता है पद से। तो कोई ऐसा वैकेंसी है कि जिम करने से मिल जाए आपको? कोई नहीं है। एक ही वैकेंसी है, वो आपका पढ़ाई लिखाई है, और दूसरा है कि चलिए गांवों में काम उम किए हैं, लोग से बढ़िया परिचय है, झूठ साझ अच्छा बोल लेते हैं, बरगला अच्छा लेते हैं, किसी पार्टी से अच्छा कनेक्शन है, पार्टी ने टिकट दे दिया, विधायक हो गए। मेहनत तो कर ही रहा है ना वो भी, है ना, है? हाँ, स्पोर्ट्स से मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है ना। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स में भी अगर आप चाहेंगे, देखिए स्पोर्ट्स में आपको पैसा बहुत है, उतना पैसा आप जीवन भर नहीं कमा पाएंगे जितना खिलाड़ी सब कमा लेता है। लेकिन उन खिलाड़ियों को भी कोई दिक्कत होता है तो आते आप ही के पास। उनको भी बड़े बड़े हीरोज हैं या हीरोइन हैं या खिलाड़ी हैं, एक फोन अगर उनको किसी का चला जाए कि कल 3:30 बजे बच के रहना, अब सारा पैसा घर में धल का धल रह जाएगा। अब तुरंत मिलना पड़ेगा थाने में जाकर के दरोगा जी से, दरोगा जी इस नंबर से कॉल आया था हमको, दरोगा जी एसपी साहब को फोन करेंगे। एसपी साहब लोग को तो इतना कितना कॉल आता है रोज कि तोरा देख ले, वो कहते देख लेना भाई, देखने दिखाने के लिए तो ज्वाइन किए हैं, वो तो पता था कि इस फील्ड में यही होता है, देखना ही पड़ता है, तो तुम आओ देख लो, वो डरेगा नहीं। लेकिन आप करोड़ों कमाए हुए हैं, एगो फॉल्स कॉल आ जाए तो हालत खराब हो जाएगा। जांच करवाते कराते, नंबर निकालते निकालते, तो रियल हीरो कौन हुआ समाज का? रियल हीरो तो वही है, हमारे खाकी वर्दी वाले जो हमारे स्टेट में रहते हैं, और हमारे बॉर्डर पे जवान जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। वास्तविक हीरो वही है। वास्तव में सम्मान इन्हीं का होना चाहिए। सेना का तो हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस का सम्मान थोड़ा कम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस भी हमारे लिए बहुत काम करती है। सेना अगर देश के बाहर के दुश्मनों से रक्षा करती है, तो पुलिस देश के अंदर के दुश्मनों से रक्षा करती है। रात में 1 बजे अगर आप अकेले चल रहे हैं और डरे हुए हैं, आप बगल से पेट्रोलिंग की गाड़ी निकल जाए
तो आपको बड़ा सुकून मिलता है कि पुलिस जगी हुई है, पुलिस जगी हुई है। पुलिस को अभी क्रेडिट है। एक आध दो लोग गलत कर देते हैं, उसके वजह से पूरी पुलिस कौम बदनाम हो जाती है, लेकिन पुलिस में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग जनता के लिए तमाम अपना सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं। और इसका रीजन ये है कि वहां पर उस पद में पावर है। आप हम चाह के भी अभी किसी का मदद नहीं कर पाएंगे। कोई प्रताड़ित आदमी है, किसी को कोई धमकी दे रहा है, किसी को कोई मार रहा है, वो आके हमसे आपसे अगर अपना दुख सुनाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत होगा तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हम उसको समझाएंगे, है ना, क्योंकि अपने पास पावर नहीं है। और वही जाकर के थाना में कह देगी, चाहे कह देगा, चाहे जाकर के एसपी से कह देगा, तो उसके पास पावर है, तुरंत कहेगा उसको ठीक कर देते हैं, तुरंत बुलाएगा, पूछेगा क्या दिक्कत है भाई तुमको, है ना, उपाय होगा तो थोड़ा सा उपाय करेगा, फिर ठीक कर देगा उसको, क्योंकि उसके पास पावर है। तो पूरी लड़ाई जीवन में पावर की है। तो हम कहीं पर भी आप देखिएगा, कोई भी पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, पुलिसिंग पोस्ट है, सारा पद पावर गेम है। सब में जो है वो पावर का ही खेला चल रहा है। इसलिए रियलिटी यही है, और इसी को प्रयास करना है कि क्या प्राप्त करना है? पावर प्राप्त करना है ना। पावर जिस तरीके से भी प्राप्त हो जाए वो क्या होता है? पावरफुल होता है। चलिए, तो मेन मामला मैटर जो है यहां पे आपको ध्यान रखना है। मेन मैटर जो है वो क्या है? तो इस चेयर पर बीच में जो बैठते हैं उन्हीं के पास सदन के अंदर पावर है ना। देखेंगे थोड़ा सा, राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेंगे कि यह उच्च सदन का अध्यक्षता करता है। यह उच्च सदन का अध्यक्षता करता है। You have the chairmanship of upper house. यह उच्च सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, उच्च सदन की अध्यक्षता करता है। कार्यकाल आपको पता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वही है, तो लिख लेंगे सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष, टेन्योर 5 years। ओके, नेक्स्ट नोट कर लेंगे कि सभापति के पद से इन्हें तभी हटाया जा सकता है जब इन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। सभापति के पद से इन्हें तभी हटाया जा सकता है जब इन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। ठीक है, चेयरमैन removed on post if he removed the president post. He can be removed the president post, deputy president, उपराष्ट्रपति, he can be removed deputy president post। उपराष्ट्रपति के पद से अगर इनको हटाया जा सकता है, तभी जाकर के क्या होगा, इनको राष्ट्रपति के पद से, राज्यसभा के सभापति के पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इनको हटाने का प्रोसेस क्या है जी। तो आप देखेंगे कि इनको हटाने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एज वेल एज वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति का है। हाँ, लेकिन एक अंतर है, मैंने वही आपको बताया था कि इनको हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रपोज किया जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे कि इन्हें हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
इन्हें हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है, या किया जाएगा। रिमूवल प्रपोजल फर्स्टली प्रपोज्ड इन राज्यसभा, ठीक है, इनके हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। अब देखिए, अगर इनको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है और तो उस पर चर्चा हो रही होगी, होगा ना। तो जिस दिन इनको हटाने का प्रस्ताव यदि राज्यसभा में लाया गया है और उस प्रपोजल पर चर्चा हो रही है, उस दिन उपराष्ट्रपति सभापति के चेयर पर नहीं बैठेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सभापति के पास निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। डिसीजन, वो जनरल वोट नहीं करता है, मतलब सामान्य परिस्थितियों में तो वोट करता ही नहीं है। ये वोट तभी करेगा जब वोट करना अनिवार्य होगा, और कब? जब वोट बराबर हो जाए। अगर किसी मुद्दे पर 100 लोगों ने वोट किया और वोट 50-50 में बट गया, तो मतलब ही नहीं निकला, उसका डिसीजन ही नहीं हुआ कि किसका बात माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में अब देखिएगा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में क्या किया जाता है कि इसमें यह निश्चित किया जाता है कि ऐसा करें कि अब निर्णायक वोट चेयरमैन डाल दे। चेयरमैन निर्णायक वोट डालता है। अब चेयरमैन जब निर्णायक वोट डालता है, डिसीजन मेकिंग वोट, तो किसी के पक्ष में डाल सकता है ना। तो अब मान लीजिए ऐसा इसके हटाने के प्रपोजल में भी हो जाए, तब तो ये अपने आप को बचा लेगा। तो इसलिए अगर इसको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में चल रहा है, उस दिन सभापति राज्यसभा में एक नॉर्मल मेंबर की तरह तो बैठ सकता है, लेकिन वो राज्यसभा के चेयरमैन, सभापति के कुर्सी पर नहीं बैठेगा। उस दिन सभापति के कुर्सी पर बैठेगा उपसभापति, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि इसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो उस दिन ये चेयरमैन के चेयर पर नहीं बैठेगा, सभापति के चेयर पर नहीं बैठेगा, या तो नहीं आएगा या फिर ये आए भी गया तो एक नॉर्मल चेयर पर बैठेगा, सभापति के चेयर पर नहीं बैठेगा। बातें भी लिख लेंगे। किसके पास निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है? इसके पास निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। You have right to decision making vote. इसके पास निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। यह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, यह पहले से आपको पता है कि तो उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव होता है, लेकिन अब चूंकि उपराष्ट्रपति के रूप में इसका कोई काम ही नहीं है, इसलिए इसको दे दिया जाता है कि भाई तुम अब राज्यसभा थोड़ा दिन के लिए संभाल लो, है ना, या संभालो, जब राष्ट्रपति का पद वैकेंट होगा तब तुमको वहां पर काम के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा का मेंबर नहीं होने की स्थिति में ये नॉर्मल कॉमन वोट भी नहीं डालेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हटाने का प्रपोजल लाया गया है, एक कॉमन मेंबर की तरह आके बैठ गया, तो बैठ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन चाहेगा कि अपना एक वोट कम से कम डाल दे, तो नहीं डाल पाएगा क्योंकि मेंबर ही नहीं है। तो इसलिए ये अपना एक वोट भी नहीं डालता। निर्णायक वोट तो वैसे नहीं डालेगा, क्योंकि निर्णायक वोट तो वही डालेगा जो चेयर पर बैठा है। चेयर पर तो बैठा नहीं है, नॉर्मल चेयर पर बैठा है। तो नॉर्मल चेयर पे अगर बैठा है तो ऐसी स्थिति में भी इसके पास पावर नहीं है कि ये अपना कॉमन वोट भी डाल पाए, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। क्लियर है? वेतन भत्ता लिखेंगे,
सैलरी अलाउंसेस देंगे कि इसका वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित होता है। इट्स सैलरी एंड अलाउंसेस चार्जेबल ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित होता है। भारत के संचित निधि पर भारित होता है। ओके, अब भारित होता है का क्या मतलब है? भारित होता है, बहुत अंतर है। थोड़ा किलो किलो किले छूट गिलू भारित और आधारित में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आइए, आपका स्वागत है। क्यों तुम अभी लो, तुम ड्राई करके चले थे क्या आप लोग? अब तो रोज पहले आ जाते थे। क्या एक्सीडेंट हो गया कहीं? अच्छा, कीजिए। हाँ, कहाँ से आते हैं? हाजीपुर से आते हैं। हाजीपुर से क्लास करने आते हैं आप यहाँ पर? रोज आते हैं चल जाते हैं? भाई महान आदमी हो भाई, आने जाने में ही 1-2 घंटा खत्म हो जाता होगा। हैं? हाजीपुर में कहाँ से आते हैं? राघोपुर से आते हैं। तो पहले हाजीपुर आते होंगे और तब हाजीपुर से आते होंगे। हाँ, अच्छा, तो आप इस पार हैं कि उस पार हैं? हाँ हाँ, तो वहीं से आते हैं आप। चलिए, अच्छा, तो बाइक वाइक रख लेते, वहां से आने में तो यार। हैं? हैं? चलाना नहीं आता है? सीख लेना, उसमें क्या है? हैं? सब चीज तो आप ट्राई करिएगा तो हो जाएगा, है ना? उसमें क्या है? 2 चीज करने से होता है जी, है ना? पापा से नहीं कहते कि बड़े हो गए हैं अब हम। हैं? चलिए, तो क्या लिखे हैं? संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको जो वेतन भत्ता मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है ना? राज्यसभा के सभापति के रूप में ही इसको वेतन भत्ता मिलता है। इसको वेतन भत्ता किसी अन्य रूप में नहीं मिलता है ना? राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही इसको वेतन और भत्ता अलाउ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं है, तो काम नहीं है तो वेतन भी नहीं है। इसका जो वेतन है वो सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। और कभी अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ और ये राष्ट्रपति के पद पर चला गया काम करने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति का जो वेतन है उसको देखते हुए पर डे के हिसाब से जितना दिन ये काम करेगा राष्ट्रपति वाला वेतन इसको मिलेगा। जितना दिन काम करेगा उसके हिसाब से इसको वेतन राष्ट्रपति का मिलेगा, उस बीच सभापति वाला वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसे सामान्य तौर पे इसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है। यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन भत्ता का चर्चा भारत के संविधान में नहीं है। हाँ, ठीक है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है और याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब एज ए चेयरमैन, है ना, जब ये चेयरमैन है तो इसके पास और क्या क्या ये है, तो लिखेंगे कि इसके मर्जी के माध्यम से ही या इसके इच्छा के माध्यम से ही राज्यसभा में कोई विधेयक पेश होता है, उस पर चर्चा होता है, उस पर बहस होता है, उस पर मतदान होता है।
इसके इच्छा से ही राज्यसभा में कोई विधेयक पेश होता है, उस पर चर्चा होता है, बहस होता है और मतदान होता है। एनी बिल प्रपोज इन राज्यसभा, एनी बिल प्रपोज इन राज्यसभा, इट्स डिपेंड ऑन desire of chairman, it's depend on desire of chairman, voting, discuss, voting, discuss, confliction, everything in house is completely depends on chairman desire। ठीक है, तो मतलब राज्यसभा के अंदर में चर्चा, बहस, मतदान, विधेयक का पेश होना, इस सब कुछ किसके इच्छा पर निर्भर करता है? राज्यसभा के सभापति की इच्छा पर निर्भर करता है। किसको बोलने का मौका देगा, किसको बोलने का मौका नहीं देगा, किसको कितना टाइम देगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो सारा चीज यही करवाता है राज्यसभा में। इसका सपोर्टिंग स्टाफ होता है उपसभापति, है ना। तो उपसभापति को देखिएगा तो उपसभापति का भी काम सब इसी वाला करता है, क्योंकि नाम उपसभापति है। तो जनरली तो काम करता नहीं है, काम वो तभी करेगा जब क्या होगा, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो काम पे नहीं आए हैं या वो छुट्टी पर हैं, तब वो क्या करेगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो वो जो करेगा वो वही करेगा जो राज्यसभा के सभापति करते थे, कोई नया काम तो करेगा नहीं। हाँ, लेकिन इसके निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ अंतर है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, तो एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति। देखिए, तो लिखेंगे कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति 3 परिस्थितियों में, राज्यसभा का उपसभापति 3 परिस्थितियों में, राज्यसभा का उपसभापति 3 परिस्थितियों में सभापति का कार्य करेगा। 3 परिस्थितियों में सभापति का काम करेगा। ठीक है, तो 3 सिचुएशन ऐसे बनेंगे, 3 कंडीशन, जिस कंडीशन में क्या होगा, डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन के चेयर पे बैठ के अपना काम करेगा। तो वो 3 परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, तो नंबर 1 पहला लिखेंगे, जब सभापति का सीट खाली हो, पोस्ट वैकेंट ऑफ द चेयरमैन, जब सभापति का सीट खाली हो। ठीक है, दूसरा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लगे या राष्ट्रपति के पद पे चला जाए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर चला जाए। और तीसरा, जब सभापति बैठक में अनुपस्थित हो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए, तो यही 3 सिचुएशन है
जब उपसभापति क्या करेगा, उपसभापति सभापति के चेयर पर बैठेगा, है ना। इन 3 सिचुएशन के अंदर में ही उपसभापति सभापति के चेयर पर बैठेगा। दूसरी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि उपसभापति सभापति के चेयरमैन पर मतलब कुर्सी पर बैठे। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि इसे भी इसके पद से हटाया जा सकता है। इसे भी इसे पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा। He can also removed on post after the majority proposal, after the majority proposal of राज्य सभा मेंबर। राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे इसके पद से हटाया जा सकता है। और इसे भी हटाएंगे तो इसके लिए प्रोसेस केवल राज्यसभा में होगा, लोकसभा में नहीं होगा। लोकसभा से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, इसका पूरा प्रपोजल राज्यसभा में होगा। इसको हटाने की सूचना इसको भी 14 डेज बिफोर दे दिया जाएगा, 14 दिन पहले इसको भी सूचित कर दिया जाएगा कि हम आपको हटाने के लिए प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। बीच में चाहे तो इस्तीफा दे दे, नहीं देगा तो प्रोसेस होगा और उसको इसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि यह राज्यसभा का सदस्य होता है, इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह राज्यसभा का सदस्य होता है। देखिए, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं था, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इसका जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। इसका पूरा सिस्टम जो है वो राज्यसभा के अनुपस्थिति में ही वर्क, मतलब राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में ही वर्क करेगा। राज्यसभा का सभापति नहीं होगा तो ऐसे में इसके गैप को कौन फुलफिल करेगा, उसके गैप को फुलफिल करेगा राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो ये उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो राज्यसभा के सभापति करते हैं। नोट लिख लेंगे, यह राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में, यह राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में सभी शक्तियों का प्रयोग करता है ना। कैन यूज all the power of, can use all the power of Rajya Sabha chairman if he absent in house। क्या क्या बंधन, तो जब चेयरमैन की कुर्सी पर रहेगा तो निर्णय करेगा, सदस्य का कैसे करेगा। और जब सदस्य रहेगा, जब चेयरमैन बैठा हो तो नॉर्मल वोट करेगा। सदस्य रहते हुए जब बैठ जाएगा चेयरमैन के चेयर पर, तब चेयरमैन वाला पावर एंजॉय करेगा ना। आवाम आदमी वाला पावर क्यों, कैसे एंजॉय करेगा। जब ये कुर्सी पर बैठ जाएगा उपसभापति, तब इसके पास सारा पावर आ गया सभापति वाला। तो यानी कि क्या हाँ करते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, उनका चुनाव होता है, बाकी लोग का एक लिस्ट बन जाता है सीनियर लोगों का। सीनियर लोग सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो उसमें से कोई आके काम चला दिया, हो गया। वाह क्या
हाँ। हम्म। वही कैसे फॉलो कर जाएगा? उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? उसके लिए पावर चाहिए, बहुमत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, 122 का समर्थन चाहिए, अलग से समर्थन प्रस्ताव लाना पड़ेगा, राज्यपाल को दिखाना पड़ेगा। इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। ये तो नॉर्मल काम चलाने का ना बात है। ये थोड़ा ना ही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, ये है, वो उतना काम करवे करेगा। ये तो आकस्मिक निधि है कि भाई चलो कभी नहीं हुआ तो उपसभापति कर ले, कभी उपसभापति मान ली सभापति भी नहीं, उपसभापति भी नहीं, चलो कोई आगे कर लो। मुख्यमंत्री तो यार पावरफुल पोस्ट है ना, इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, पूरा राज्य का पावर है। उप मुख्यमंत्री हैं तो रहिए अपना विभाग संभालिए चुपचाप। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो ये नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो सीधे आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। एक बिहार की अगर बात करें तो 122 को विधायक आपके नाम का समर्थन पत्र जाके देगा राज्यपाल को कि मुख्यमंत्री साहब नहीं है तो अब हम अपने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तब राज्यपाल बनाएगा। नहीं तो उप मुख्यमंत्री का झुंझुना लेके घूमते रहिए, कोई बच्चा उससे चुप नहीं होगा, है ना। तो पद के शक्ति का मामला है। यहाँ पर तो बस हाउस चलाना है। अब आप अपने घर पे नहीं है, आपके घर सब्जी लाना है तो पड़ोसी को भी माँ दे देगी पैसा कि लाओ थोड़ा सब्जी ला के देना, क्योंकि एकदम नॉर्मल सा चीज है, ला देगा। अब माँ के लिए जाके कोई सोना का सिकड़ी लाना है, पड़ोसी को दे देगी पैसा, दे देगी कि लो तने हमारा एगो सोना का सिकड़ी तने लेते आना, दे देगी? नहीं देगी। क्यों? काम की गंभीरता है। सब्जी में 100 रुपया देगी मैक्सिमम, लेके भागी हो गए तो कोई बात नहीं। गोल्ड का ज्वेलरी लाना है, कम से कम 10,000 देगी, लेके भाग गए तो 10 दिन नींद ना तो है तो नहीं देगी। पद की गंभीरता इंपॉर्टेंट है, काम की गंभीरता, काम कैसा है, काम पर डिपेंड करता है। नॉर्मल काम चल रहा है, चला लो भाई हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री बना देंगे उप मुख्यमंत्री को इतना आसानी से नहीं, दिखाना पड़ेगा, पावर दिखाना पड़ेगा। 122 विधायकों का, बिहार में 122 विधायकों का समर्थन दिखलाना पड़ेगा, यूपी में 203 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखलाना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ ये ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्या? हाँ तो उसका है ही नहीं, संविधान में चर्चा नहीं है, करना पड़ेगा। तो साफ बेवकूफ हो आगे थोड़ा बहुत। हाँ क्या बोले कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, ये कहे कि उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। हट, हम बराबर क्या बोल रहे हैं? उप मुख्यमंत्री तो बोले कि झुंझुना है, लेके बजाते रहिए। पगला, पूरा बात पहले ठीक से सुनो, है ना। अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो, के अंदर सुनने की कला नहीं होगी, वो बोलेगा सुनिए आधा अधूरा बात, ऊपर से आ गई बात। वहां स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री झुंझुना है, कोई कुछ नहीं, विभाग मिला हुआ है संभालो। मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत दिखाना पड़ेगा। 100 बिहार में कम से कम 122 गो विधायक जाके जब कहेंगे कि हम अपने उप मुख्यमंत्री साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, तब जाके वो बनेंगे। यही बात हमने कहा था। तो डिवाइस बात कनेक्ट कर जाएगा, अलर बलर तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए मुख्यमंत्री अगर पद पे जाए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये दो शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बाकी एक ही वर्ड है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में उप मुख्यमंत्री भी आते हैं। अब मंत्री परिषद में सेंटर में सारा कैबिनेट आता है, सारे लोग आते हैं, उनके लिए अलग से कोई प्रोविजन या प्रावधान नहीं है। तो इसलिए पद की गंभीरता के मुताबिक जिम्मेवारी दी जाती है। यहां पर हाउस चलाना है तो चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन चला ले, कोई दिक्कत नहीं। डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो 10 लोग का काउंसिल बना, उसमें से कोई चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस ही तो चलाना है ना। वहां बैठ करके सबको बोलने का मौका देना है, बिल प्रपोज करवाना है, कोई कर लेगा। लेकिन उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनना हो, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना हो, एसडीएम को डीएम बनना हो, है ना, डीएसपी को एसपी बनना हो, कितना साल लग जाएगा बनते बनते। 10 साल से नीचे
अगर जनरल है तो कम से कम 15 साल लग जाएगा एसडीएम से डीएम बनते बनते। इन्हें कि डीएम साहब जिले में नहीं आता, एसडीएमओ को डीएम बना देते हैं ना, हो तो ना। डीएसपी से एसपी बनने में 15-16 साल लग जाएगा अगर जनरल है तो। कैटेगरी में है तो चलिए 10-12 साल में बन जाइएगा, इतना गैप है ना। और एक सीधे आता है वहीं से, जो एसपी बन के आता है, डीएम बन के आता है। पावर पावर का बात है कि वो कहाँ पे, तो जहां पर एक बहुत बड़ा पावर आपको मिल रहा है वहां पर इतना आसानी से पावर ट्रांसफर नहीं होगा। वहां पर पावर ट्रांसफर करने के लिए योग्यता दिखानी पड़ेगी कि क्या है कैसे है। और आजकल एक चीज़ शुरू हो गई है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हैं तो प्रमोशन जल्दी होता है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं कि आप एसडीएम पे गए। और इवन बिहार में तो एसडीएम को ही एसडीएम नहीं बनाता है जल्दी। अगर एसडीएम के पद पर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो नाम के आगे एसडीएम रहेगा जरूर। आप कहिएगा एसडीएम के पद पर निर्वाचन हमारा चुनाव हुआ है, मतलब हम नियुक्त हुए हैं, लेकिन एसडीएम वाला पावर मिलने में 10 साल लग जाएगा ना। तो वो मिलता है, इसलिए बिहार में लोग प्रीफर करते हैं डीएसपी बनना, क्योंकि तुरंत बना देता है। ये डीएसपी तुरंत आपको, मतलब ट्रेनिंग खत्म होगा, आपको कुछ कुछ थाने में अनुभव कराएगा, उसके बाद आपको डीएसपी के तौर पे पोस्टिंग मिल जाएगा। लेकिन एसडीएम के तौर पे पोस्टिंग इतना जल्दी नहीं मिलता है। रीजन कि वो सब जो आता है लवासना से ट्रेनिंग करके, वो पहले एसडीएम में ज्वाइन करता है, एएसडीएम, फिर एसडीएम ज्वाइन करता है, तो सारा काम वही लोग कर देता है। इधर मौके नहीं मिलता है उस पद पे जाने का, है ना, क्योंकि प्रत्येक साल तो वैकेंसी वहाँ हो ही रही है, प्रत्येक साल लोग नियुक्त हो रहे हैं, अब प्रत्येक साल लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं। तो एसडीएम एसडीएम का काम वही लोग करते हैं। आप देखते होंगे पटने में कभी कभी देखिएगा आप, पटना का अपर समाहर्ता, है ना, दिख जाएगा आपको, यूपीएससी क्वालिफाइड कोई, कि वो लोग ट्रेनिंग में आते हैं, उनको यहाँ पे बना देता है कि भाई आप जो है सो संभालिए। इसलिए स्टेट पीसीस को है किस पोस्ट करता है, एसडीओ बना कर रखेगा ना। बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट है, इतना ना अनुभव करा देगा कि उसके बाद आप 10 साल बाद बैठिएगा एसडीएम के पोस्ट पे। हाँ, लेकिन ये है कि नाम क्या रहेगा कि आप एसडीएम में आपका सिलेक्शन हुआ है, कहने के लिए रहेगा कि एसडीएम हम बने हैं, लेकिन एसडीएम वाला पावर एंजॉय नहीं कर पाइएगा इमीडिएट। प्रोसीड, क्या लिखे हैं हाँ, क्या लिखे हैं? हाँ, राज्यसभा के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये मेंबर है, इसको हटाने का प्रपोजल अगर लाया गया है तब ई भी चेयर पर नहीं बैठेगा, तब सभापति बैठेगा या कोई और बैठेगा, आई कॉमन मेंबर की तरफ बैठेगा। लेकिन ई कॉमन मेंबर तरफ बैठेगा तो ये वोट अपना करेगा, अपना एक वोट तो करेगा ही, क्योंकि ये सदस्य है। सभापति अपना कॉमन वोट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मेंबर नहीं थे, ठीक है। लेकिन हाँ, जब ये कुर्सी पर बैठे रहेगा तो वहां पर एक कॉमन वोट नहीं करेगा, वहां पर निर्णायक वोट करेगा जब मौका मिलेगा तब, यानी कि जब वोटिंग बराबर हो जाएगी तो निर्णायक वोट करेगा, कॉमन वोट नहीं करेगा। क्लियर है? निर्वाचन लिख लेंगे, इसका निर्वाचन कैसे होता है। लेंगे राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सदस्य अपने में से करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सदस्य अपने में से करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सदस्य अपने में से करते हैं, यानी कि आपस में ही जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच से बहुमत से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारी परिस्थितियां इनके लिए बनती हैं, ठीक है। और यही सारा बात जो आपने लिखा अभी, वही आपको दिखेगा जो 89, 90, 91 और 92 में, है ना। यही सारी बातें जो आपने लिखी उसको आर्टिकल वाइज वहां पर लिखा हुआ है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 89 से लेकर के 92 तक में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा है।
जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग बनाएंगे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। लोकसभा, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा, चूंकि आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संस्था है ना, सबसे बड़ी संस्था है, मतलब लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को आप देखेंगे कि ये कैसे होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। तो इसमें होता है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी में कौन कौन आ जाएंगे? हाँ? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, है ना, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, चलिए, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 से लेकर के 96 तक, है ना, इसमें 93 से 96 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। लिखेंगे थोड़ा परिचय, इंट्रोडक्शन। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष परिचय। कहेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड इन लोकसभा। ठीक है, और यह सदन का पीठासीन अधिकारी कहलाता है। He is called प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। यह सदन का पीठासीन अधिकारी कहलाता है। हिस्ट्री, इतिहास लिखेंगे थोड़ा इसका, इस पद का, इस पद की हिस्ट्री क्या है। इतिहास क्या लिखेंगे? भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बना। भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बना। ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पोस्ट फॉर्म इन इंडिया 1921।
स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पोस्ट फॉर्म इन इंडिया इन 1921. Okay. Under the Montagu-Chelmsford Act 1999. ठीक है. ओके. भारत शासन अधिनियम 1919. या भारत शासन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट. दोनों का नाम क्लियर रहेगा. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919. तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है सो बना था. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट कहेंगे कि उस समय, इस टाइम, उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था. अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहते थे और अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट. उस समय अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था. ठीक है. तो 1921 में जब ये पोस्ट बना था तो इसको क्या कहते थे, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाने लगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाने लगा. इन भारत शासन अधिनियम 1935 से इसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाने लगा. इसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाने लगा. ठीक है. इसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाने लगा. चलिए, क्लियर है. लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. देखिए, अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना, वो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं. तो इससे पहले एक नाम आता है, उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर. स्पीकर को समझने से पहले समझना होगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है. प्रोटेम को हिंदी में कहते हैं सामयिक. या यूं कहें कि अस्थाई. अस्थाई तो आसान होता है, इसलिए लोग समझ जाते हैं. लेकिन क्वेश्चन में सामयिक शब्द यूज करता है. हिंदी में अगर करेगा तो सामयिक लिख देगा, इंग्लिश में लिखेगा तो प्रोटेम लिखेगा. ठीक है. स्पीकर का मतलब पता ही है, अध्यक्ष. क्या होता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है, जैसे अभी 24 में चुनाव है, चुनाव हो जाएगा, तो चुनाव होने के बाद जब क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, सब बात जब क्लियर हो जाता है, तो होता है कि अब भाई लोकसभा अपना काम शुरू करेगी. सब लोग लोकसभा के सदस्य बनेंगे, सांसद, उनका शपथ होगा. तो ये कैसे होगा? तो होता है कि भाई सबसे पहले तो लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष. तो होता है कि अब लोकसभा का काम तभी शुरू होगा जब लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, ये निश्चित हो जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा. तो अब राष्ट्रपति को जिम्मेवारी होती है कि राष्ट्रपति इलेक्शन करवाएगा. तो राष्ट्रपति को दो जिम्मेवारियां मुख्य तौर पे होती हैं
कि एक तो अध्यक्ष का चुनाव कराए और साथ ही जितने नए सदस्य चुन के आए हैं, मतलब चुनाव के बाद जो भी जाता सब नया ही होता है, उन सब का क्या किया जाए, शपथ कराया जाए। तो राष्ट्रपति तो देश का राजा है, भले मोनार्की सिस्टम नहीं है हमारे देश में, लेकिन देश में सबसे ऑनरेबल पोस्ट प्रेसिडेंट का ही पोस्ट है। तो राष्ट्रपति तो रायसीना के हिल पर बैठा हुआ है, वो कहता है हम न जाएंगे, तो है क्या करे, तो बोले रुको इसी सब में से वो उपाय ढूंढ लेते हैं ना। अब ठंडा का मौसम है, घर में दो भाई दो बहन है, अब पिताजी काम कह दिए, सब रजाई में बैठल है, तो कोई चाहेगा निकले पहले, सब चाहेगा कि ट्रांसफर कर दे दूसरा को, तो लोग क्या कहता है, छोटा वाला इसमें फंस जाता है। और इस पीड़ा से मैं भी बहुत ग्रहित रहा हूं, क्योंकि मैं अपने भाइयों में, बहन तो छोटी हैं, सबसे छोटा रहा हूं, तो बहनें तो वैसे भी काम नहीं बोलती हैं, है ना, वो तो बेचारी बहुत प्यारी होती है, अपना सभी काम खुद ही कर देती है। भाई सब जो होता है ना, ये बहुत परेशान करता है। सब द्वार पर साथे बैठल है, देखिएगा पानी लिया हुआ था, यार तुम भी गप मार रहे हो, हम भी मार रहे हैं, अब पानी हम लाए, जाके पी लो खुद, नहीं जाएंगे। अब नहीं जाइएगा तो दिक्कत है, जाना पड़ेगा, कैसे नहीं जाइएगा। मन में आपको चाहे जो हो, भले मन कर रहा हो कि ना लाए तो नहीं, लेकिन फिर भी अब जाना है, नहीं जाइएगा तो फिर उपाय कर देंगे। बड़ा भाई सब पावर लेके घूमता है, पिताजी वाला पावर लेके घूमता है उससे, है ना, तो पिताजी वाला पावर तुरंत ही यूज कर देगा। तो भाई कि भाई काहला बेइज्जती कराना है पावर यूज करवा के, है ना, वो अपना पावर का यूज कर रहा है, और आपका चूंकि पद में आपको कमजोर मिला हुआ है, तो भाई पद के हिसाब से तो आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि जो छोटा पद आपको मिल जाता है, तो उसके हिसाब से उसकी जो ड्यूटी होती है, जो उसका कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का निर्वहन आपको करना पड़ता है ना। इसमें कहीं कोई ये नहीं है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे में राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा आदमी है। अब सोचता है कि हम कहाँ जाए वहां पर, वो देखता है कि लोकसभा जो चुन करके आई है, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर कौन है। अब सीनियर मोस्ट मेंबर का मतलब ये नहीं है कि सबसे बुढ़वा कौन है, कौन 80 साल का है, कौन 90 साल के, इसका कोई मतलब नहीं है। बुढ़वा को नहीं बुलाना है, बुलाना किसको है, जो सबसे अधिक बार सांसद चुना गया हो, उसको बुलाना है। यानी कि जिसको, जो वरिष्ठ हो संसदीय कार्यों के अनुभव में, उसको बुलाना है। तो राष्ट्रपति देखेगा कि भाई कौन है, देख लेगा कि ये आदमी है, उस रिकॉर्ड मंगा लेगा, ये सबसे सीनियर आदमी है, सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इसको, उसको बुला लेगा अपने पास, बुला के कहेगा कि सुनो हम तुमको शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर पद का। राष्ट्रपति केवल उसको एक अपने राष्ट्रपतीय भवन में शपथ करा देता है, कहता है कि अब तुम चल जाओ लोकसभा, और वहां पर तुमको 2 काम देते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर को 2 काम राष्ट्रपति देता है, पावर अपना देता है, कहता है कि चल जाओ लोकसभा, तुमको 2 काम दे रहे हैं। 2 काम क्या, पहला काम, जितने नए सदस्य आए हैं, जितने क्या, सब तो नए रहता है, नए सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिला दो, है ना। सबको क्या करना है, लोकसभा के सदस्य के तौर पे शपथ करा देना है। पहला काम, सबको शपथ दिला दो ताकि सब ऑथोराइज्ड हो जाए। पहला काम हो जाएगा कि नए सदस्यों को शपथ दिला दीजिए। और दूसरा काम कहेंगे कि देखो दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम तुम्हें करना कि अध्यक्ष का चुनाव करा देना, अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर लिखेंगे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव
और लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव और लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है, जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है? दिक्कत? तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि नए सदस्यों को शपथ और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। ठीक है, चलिए, सत्य पक्ष से होता है जनरली। ठीक है, क्या? हाँ बिल्कुल, राज्य में भी होता है, राज्य में भी प्रोटेम स्पीकर का चर्चा होता है ना। नेक्स्ट, अब देखिए, तो अब आपसे एक चीज ये पूछा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का तारीख कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख कौन निर्धारित करता है? प्रेसिडेंट। बिल्कुल, लिख लेंगे नोट करके कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वही बोल कर भेजता है कि स्टेट को चुनाव करा देना है। ठीक है, दिक्कत? है कौन? उसको प्रोटेम स्पीकर बना देता, अब कैसे खड़ा होगा? पहले ही इसको जिम्मेदारी दे दिया गया, क्या खड़ा होगा? खड़ा उड़ा इसमें कोई नहीं होता है, पार्टी अपना कैंडिडेट घोषित कर देती है। हाँ, तो पार्टी जो बन गया प्रोटेम स्पीकर, जिसको अध्यक्ष बनाने वाला होगा पार्टी, उसको ही प्रोटेम स्पीकर बनने नहीं करेगा। जिसको अध्यक्ष बनना होता है वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनेगा। कहला बनेगा? क्योंकि तो तुरंत इसका काम खत्म होने वाला है। यही दो काम ही इसके जिम्मे। ये काम हुआ कंप्लीट, अपना पद स्वतः समाप्त, अपने आप ये पोस्ट इसका खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हुआ, अध्यक्ष चुना गया, अब प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। अब अध्यक्ष अपना पावर संभाल लेगा, अब अध्यक्ष सारा काम देखना शुरू करेगा। तो आता है तो पहला काम करता है कि सब लोग को लाइन में खड़ा कराता है, भाई खड़ा हो जाइए, और सबको कहता है कि भाई आप लोग शपथ ले लीजिए, है ना। शपथ हो जाता है, और शपथ होने के बाद तब कहता है कि अब हम इस डेट को अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। अध्यक्ष का चुनाव सदस्य आपस में से करते हैं, बहुमत से होता है। तो सीधी सी बात है कि बहुमत से होगा तो लोकसभा में बहुमत किसका रहेगा? रूलिंग पार्टी का। तो अध्यक्ष किस पार्टी का होगा? रूलिंग पार्टी का। अभी ओम बिरला साहब हैं, इससे पहले सुमित्रा महाजन थी, उससे पहले मीरा कुमार कांग्रेस से, सुमित्रा महाजन बीजेपी से, ओम बिरला बीजेपी से, है ना। तो रीजन ये है कि इनकी सत्ता है, इनका बहुमत है, इनका नंबर है, तो बन जाता है। हाँ, लेकिन एक परंपरा ये भी विकसित की गई है कि उपाध्यक्ष विपक्ष से होगा। अध्यक्ष लोकसभा में सत्ता पक्ष से होता है
और उपाध्यक्ष प्रयास किया जाता है कि विपक्ष के किसी आदमी को बना दिया जाए। परंपरा के तौर पे 1960 के दशक से भारत में ये चीजें शुरू हुई। पहले उपाध्यक्ष भी सत्ता पार्टी से होता था, अब उपाध्यक्ष सत्ता पार्टी से नहीं विपक्ष से होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो प्रोटेम स्पीकर का काम देख लिया, नए सदस्यों को शपथ दिला दिया। हाँ बिल्कुल, अभी ओम बिरला कोटा से सांसद है ना, तो जो सांसद अब लोकसभा का सदस्य ही बनेगा तो सांसद तो होना कंपलसरी हो गया ना। लिख लेंगे यो लाइन माना होगा तो लोकसभा का सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है ना। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, तो सदस्य होता है मतलब कि सांसद होगा। नेक्स्ट, चलिए आगे लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष सर्वोच्च लोकसभा अध्यक्ष सर्वोच्च विधि अधिकारी लोकसभा में होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एपेक्स लॉ ऑफिसर इन लोकसभा। सर्वोच्च विधि अधिकारी लोकसभा में होता है। नेक्स्ट, अध्यक्ष सामान्यतः सत्ताधारी बल का होता है। अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है, यानी कि रूलिंग पार्टी का। अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए हमारे देश में स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है। ब्रिटेन में आप देखिएगा कि ब्रिटेन में जो आदमी अध्यक्ष बन जाता है उसको अपने पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है। ब्रिटेन में एक परंपरा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि किस देश में उसका पीठासीन अधिकारी पीठासीन होने के बाद अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है। ब्रिटेन में। हाँ, अब वो क्या हो गया, ये इसलिए होता है ताकि अध्यक्ष निष्पक्ष रहे, वो सदन चलाना है। तो सदन चलाने वाला आदमी यदि किसी पार्टी से होगा तो संभव है कि पक्षपात होने की संभावना थोड़ी रहेगी। तो भारत में तो हमारे देश में तो अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है, इस्तीफा नहीं देता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जो आदमी स्पीकर के पोस्ट पर इलेक्ट हो गया वो आदमी जो है वो सत्ता पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं रहता है, वो रिजाइन कर देता है और एकदम निष्पक्ष होकर के वो काम करता है। ठीक है, प्रोसीड। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य आपस में ही से करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य आपस में से ही करते हैं। आपस में से ही करते हैं। क्या? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से, बस एक ज्यादा वोट मिल जाए बहुमत का। ऐसे ही सरकार के पास बहुमत रहता है, इसलिए अध्यक्ष के चुनाव में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। एक अनौपचारिक है कि भाई अन्य पार्टियों से राय लेना है, सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, सरकार ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से वो अपना अध्यक्ष पार्टी जो है सो नियुक्त कर देती है। नेक्स्ट, कहेंगे अध्यक्ष का कार्यकाल।
कार्यकाल। कार्यकाल लिखेंगे कि अपने चुनाव की तारीख से, अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के, अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, ठीक पहले तक पद धारण करता है। और जिस समय उसका इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन के बाद वो जो अगली लोकसभा जो आने वाली है उसके ठीक पहले तक करता है। तो सामान्यतः इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक। कब से कब तक? तो जिस दिन से चुनाव होता है उस दिन से लेकर के अगली लोकसभा के पहली बैठक तक। ठीक है, नेक्स्ट कहेंगे अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। मतलब अध्यक्ष का री इलेक्शन भी किया जा सकता है। मतलब एक आदमी जो अभी अध्यक्ष है उसको भी आगे अध्यक्ष बना के रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्या लिखे हैं? अध्यक्ष का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। अब एक चीज और जो ध्यान रखने योग्य है, आपको एकदम रखना है, जैसे लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। तो भंग हो जाती है, तो जब लोकसभा भंग होती है तो सरकार खत्म हो जाती है। तो लोकसभा भंग होने पर सरकार तो खत्म हो जाती है, लेकिन अध्यक्ष का पद खत्म नहीं होता है। अगर लोकसभा भंग हो भी गई है, सब लोग का इस्तीफा हो जाएगा, सब लोग का पद खत्म हो जाएगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहेगा तब तक जब तक कि नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाती है। नई लोकसभा चुन के आ जाएगी, जैसे ही नया अध्यक्ष बन जाएगा तब इसका पद खाली होगा। इसका मतलब यह है कि लोकसभा भंग होने पर भी यदि एक व्यक्ति का पद भंग नहीं होता है तो वो व्यक्ति है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नया लोकसभा जब निर्वाचित होती है, चुन जाती है, नया अध्यक्ष चुन के आता है तो उसका पद समाप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसे भी इसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष भी मान लीजिए सही से काम नहीं कर रहा है तो ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड ऑन पोस्ट। इसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इसे इसके पद से है, हाँ, इसको जो हटाया जाएगा तो बेसिकली सिंपल मेजोरिटी ही होगा और इसको भी पहले सूचना दे दिया जाएगा। ठीक है, कि 14 दिन पहले कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। और इसको हटाने का वाला जो प्रपोजल उस वक्त होगा उसमें कम से कम 50% जो सदस्य हैं, 50 सदस्य, वो पहले नोटिस एक भेजेंगे और नोटिस में कारण देखा जाएगा कि कारण क्या है। कारण सुटेबल है तो इसको हटाया जाएगा, हटाने के लिए प्रपोजल पास होगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि इसको भी जब हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो ये भी उस दिन पीठासीन अधिकारी के चेयर पर नहीं बैठेगा, ये भी कॉमन मेंबर की तरफ बैठेगा और उस दिन पीठासीन अधिकारी के चेयर पर बैठेगा कौन? तो उपाध्यक्ष ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे लिखेंगे अब लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां। ठीक है, रोल एंड पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर। रोल एंड पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर के क्या शक्तियां हैं और क्या भूमिका है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई समस्या, ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, है ना? नेक्स्ट क्लास में